कभी सोचा है कोई कहानी, एक लेजेंड, इतिहास कैसे बन जाती है? आज हम यही देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे आर्कियोलॉजी और साइंस ने मिलके करीब-करीब 2500 साल पुरानी बुद्ध की कथा को एकदम ठोस हिस्टोरिकल सबूतों में बदल दिया। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो इतिहास की खोज की एक जबरदस्त कहानी है। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है नेपाल के लुम्बिनी में, एक आर्कियोलॉजिकल डिग से। यहाँ एक 2200 साल पुराने मंदिर के ठीक नीचे टीम को कुछ ऐसा मिला जिसने हिस्ट्री की किताबों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखी थी। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि 2500 साल पुरानी किसी कहानी का फिजिकल प्रूफ आखिर कोई कैसे ढूंढ सकता है? ये बिल्कुल किसी जासूसी कहानी जैसा है जहां हर एक सुराग हमें सच के और भी करीब ले जाता है। और हमारा पहला सुराग हमें सीधे ले जाता है धूल में छिपी एक खोज की तरफ। जगह है नेपाल का लुम्बिनी, बुद्ध का जन्म स्थान, जहां खुदाई चल रही थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने, आप समझ लीजिए, इतिहास की परतों को एक एक करके हटाना शुरू किया। सबसे ऊपर तो आज के मंदिर के कुछ हिस्से मिले। उसके ठीक नीचे 3री सदी बीसी का सम्राट अशोक का बनवाया हुआ ईंटों का मंदिर। लेकिन असली खजाना वो तो और भी गहरा था। जैसे जैसे वो नीचे गए, उन्हें कुछ बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिला। 6ठी सदी बीसी का एक लकड़ी का बना हुआ ट्री श्राइन, यानी एक वृक्ष पूजा स्थल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। सोचिए जरा, इस डेट को अच्छे से याद रखिए। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, यह बुद्ध के जीवन काल से जुड़ा हुआ पहला फिजिकल एविडेंस है। मतलब अब तक जो भी सबूत मिले थे, ये उनसे सदियों पुराना था। ये एक गेम चेंजर था, एक जबरदस्त ऐतिहासिक खोज। अच्छा, तो ये पूजा स्थल दिखता कैसा था? देखिए, जमीन में जो खंभों के गड्ढे मिले ना, उनसे ये पता चला कि ये जो सबसे पुरानी स्ट्रक्चर थी, वो एक पेड़ के चारों ओर बनी थी। कोई बहुत बड़ा शानदार मंदिर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सिंपल ओपन एयर श्राइन था, जो हमें पुराने जमाने की वृक्ष पूजा की परंपराओं की याद दिलाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ठोस फिजिकल सबूत है। चलिए, अब देखते हैं कि ये सबूत उस प्राचीन कहानी से कैसे जुड़ता है जिसकी आर्कियोलॉजिस्ट जांच कर रहे थे, यानी बुद्ध की वो कहानी जो पाली कैनन में लिखी हुई है। अब ये जो पाली कैनन है, इसे सबसे पुराना बौद्ध ग्रंथ माना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बुद्ध के जीवन की कोई एक सीधी साधी बायोग्राफी नहीं है, बल्कि ये तो उनके अलग अलग उपदेशों और घटनाओं का एक कलेक्शन है, जिनको जोड़कर उनकी पूरी कहानी सामने आती है। इन ग्रंथों के हिसाब से देखें तो बुद्ध की यात्रा के 4 मेन स्टेजेस थे। पहला, एक राजकुमार होते हुए भी महल की जिंदगी को छोड़ देना। दूसरा, सच की तलाश में निकल पड़ना। तीसरा, बोधि पेड़ के नीचे ज्ञान हासिल करना। और आखिर में अपना पहला उपदेश देना, जिसमें उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में सिखाया था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है क्या है? बुद्ध ने अपने रास्ते को कोई नई खोज नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये तो एक भूली हुई सच्चाई को फिर से खोजना है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, मैंने भी उस प्राचीन पथ, उस प्राचीन मार्ग को पाया जिस पर पुराने पूर्ण प्रबुद्ध लोग चले थे। चलिए, अब हमारी इस जासूसी कहानी में एक तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू आता है। ये हैं सम्राट अशोक के पत्थर के संदेश। अशोक वो शख्स थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करने और उसे फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अशोक का धम्म जो था, वो सिर्फ कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं थी। ये तो एक पब्लिक मॉरल और सोशल कोड था, एक नैतिक और सामाजिक संहिता, जिसे उन्होंने अपने इतने बड़े साम्राज्य में खंभों और चट्टानों पर खुदवाया था। इन शिलालेखों में ना एक नैतिक समाज के लिए उनका विजन बिल्कुल साफ दिखता है, जैसे कि जानवरों की हत्या पर रोक, लोगों और जानवरों सबके लिए पब्लिक वेलफेयर, जेनरोसिटी को बढ़ावा देना और सबसे जरूरी, सभी धर्मों के लिए टॉलरेंस। ये एक तरह से उस पूरे साम्राज्य के लिए एक मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन जैसा था। उनका टॉलरेंस और पर्सनल कनेक्शन पर कितना जोर था, ये उनके इस कोट से साफ पता चलता है। मैंने सभी धर्मों को विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया है, लेकिन मैं लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना सबसे अच्छा मानता हूं। और अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां हमारी इस जासूसी कहानी के तीनों सुराग, यानी वो कथा, वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एक साथ आकर एक पूरी पिक्चर बनाते हैं। देखिए, ये सब कैसे जुड़ता है, बिल्कुल पजल की तरह। पाली कैनन हमें कहानी और जगह बताता है। लुम्बिनी, अशोक के शिलालेख हमें एक हिस्टोरिकल मैप देते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इन जगहों की तीर्थ यात्रा की थी। और फिर आखिर में आर्कियोलॉजी आकर उस जगह को कंफर्म कर देता है और लुम्बिनी के उस पूजा स्थल को सीधे बुद्ध के जीवन काल से जोड़ देता है। और यहाँ एक और कनेक्शन देखिए,
अशोक का पेट्रनेज लुम्बिनी में मिली उस ट्री श्राइन की खोज से सीधे सीधे जुड़ता है। ये जो नक्काशी है, ये बोध गया में बोधि पेड़ की है, एक और जगह जहां अशोक गए थे, और ये दिखाता है कि उस जमाने में वृक्ष पूजक कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे क्रूशियल बात यह है कि अशोक के शिलालेखों ने एक पुल, एक ब्रिज का काम किया। उन्होंने उस प्राचीन कहानी को आज की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से जोड़ने के लिए एक तरह का हिस्टोरिकल गाइड बना दिया। आर्कियोलॉजिस्ट को बिल्कुल सटीक पता चल गया कि आखिर खुदाई करनी कहाँ है। और यहाँ ये सब एक साथ है। एक तरफ वृक्ष पूजा का सिंबल और दूसरी तरफ उसी पूजा का एक्चुअल आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। ये सिंबल और रियलिटी के बीच का एक सीधा पावरफुल कनेक्शन है। तो इस पूरी जासूसी कहानी का आखिर मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि इतिहास कैसे उजागर होता है, जहां साइंस सदियों पुरानी कहानियों को सच साबित कर देता है। देखिए, लुम्बिनी की इस एक खोज ने हिस्ट्री की टाइमलाइन को ही बदल कर रख दिया। इस खोज से पहले बौद्ध धर्म का सबसे पुराना फिजिकल प्रूफ 3री सदी बीसी का माना जाता था, लेकिन अब हमारे पास ठोस सबूत हैं जो बौद्ध धर्म की जड़ों को सीधे 300 साल और पीछे 6ठी सदी ईसा पूर्व, यानी कि खुद बुद्ध के अपने जीवन काल तक ले जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बुद्ध की कहानी सिर्फ एक रुकी हुई पुरानी कथा नहीं है। ये एक लिविंग हिस्ट्री है, एक जीवंत इतिहास जिसे साइंटिफिक खोजें लगातार सामने ला रही हैं और कंफर्म कर रही हैं। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जहां अलग अलग तरह के सबूत मिलकर हमारे अतीत को रोशन करते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ना जाने ऐसे और कितने कभी सोचा है कोई कहानी, एक लेजेंड, इतिहास कैसे बन जाती है? आज हम यही देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे आर्कियोलॉजी